398, 99 और आपका 400 भी मैं बोलूँ तो उसी कैटेगरी में चला जाता है। तो 400 तक, 401 तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता चुका हूँ, प्रोबेशन से रिलेटेड है, दैट आई हैव टोल्ड यू। कंपनसेशन पर आते हैं। ऑर्डर जो है कंपनसेशन का कब किया जाता है, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। अब देखिएगा जरा, एक व्यक्ति को कन्विक्ट किया जाता है, उसको सेंटेंस सुनाया गया। अब सेंटेंस में ऑब्वियस सी बात है, पनिशमेंट जो है वो इम्प्रिजनमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है और साथ ही साथ किस फॉर्म में हो सकता है, फाइन के फॉर्म में हो सकता है। तो बोला गया जब भी कोर्ट फाइन इंपोज करेगा इसके ऊपर, अक्यूज्ड के ऊपर, तो वो ये बात का ध्यान रखेगा कि जो ये फाइन है ये किसको पे किया जाए, प्रोसिक्यूशन को, विक्टिम को पे किया जाए जिसको इंजरी कॉज्ड हुई है ऐसे ऑफेंस। या हो सकता है पूरा का पूरा फाइन पे करने के लिए बोल दे कि भाई जो पूरा फाइन रिकवर किया जाएगा इस व्यक्ति से वो पूरा का पूरा कंपनसेशन में, या बोल सकता है कि पार्ट जो है भाई 10,000 रुपये फाइन इंपोज किया, 5,000 रुपये इसमें से किसको दिया जाए, विक्टिम को दिया जाए, कंप्लेनेंट को दिया जाए। कौन बोल सकता है ऐसा, कोर्ट ऐसा बोल सकता है। पर आपको याद रखना है यहां पर कब, जब फाइन इंपोज किया जा रहा है। अब मान लीजिए फाइन इंपोज नहीं किया गया, ये सारी बातें ऑर्डर में लिखी जाती हैं, मैं आपको ऑर्डर दिखाऊंगा, इसके बाद जजमेंट को हम पढ़ लेंगे, 406 तक हम जब कर जाएंगे कंप्लीट तो मैं आपको ऑर्डर्स दिखाऊंगा कल, और उन ऑर्डर में ये सारे प्रोविजन जो आप अभी तक आपने पढ़ लिए हैं सारे के सारे क्रमशः आपको दिखेंगे, सभी का मेंशन आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि भाई जहां पर फाइन लगाया गया है वहां पर वो फाइन जो है उसी फाइन में से आप या तो पूरा का पूरा फाइन, होल ऑफ द फाइन और सम पार्ट ऑफ द फाइन टू बी पेड टू द प्रोसिक्यूशन, कि भाई उनका कुछ खर्चा पानी तो हुआ ही है प्रोसिक्यूशन करने में, उस व्यक्ति को दे दो जो विक्टिम है, उसको लॉस हुआ है, इंजरी हुई है। कि भाई अगर ये व्यक्ति सिविल कोर्ट जाता और सिविल कोर्ट में एक्शन लेके आता इस व्यक्ति के अगेंस्ट, तो उसको ये फाइन जो है रिकवर करने का मौका होता, डैमेजेस रिकवर कर सकता था वो। तो भाई आप जो है वो कंपनसेशन के तौर पर उसको दिला सकते। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर फाइन ना लगाया गया हो कोर्ट, तो ऐसे केस में कोर्ट को ये भी पावर है क्रिमिनल कोर्ट, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट को ये भी पावर दी गई है कि वो कंपनसेशन का ऑर्डर पास कर सकते हैं कि अक्यूज्ड को इतना कंपनसेशन विक्टिम को देना पड़ेगा बाय वे ऑफ कंपनसेशन। फाइन इंपोज नहीं किया, फाइन डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस इंपोज किया गया उसमें फाइन था ही नहीं, कंपनसेशन देना है, कंपनसेशन ऑर्डर करने की पावर भी 395 कोर्ट्स को देता है। ठीक है, इतनी बात इंपॉर्टेंट है, मेरे समझ से ये बात आपको समझ में आ ही गई, देख लीजिएगा उसको। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप एक बार ज़रूर पढ़ेंगे इसको, ऐसा नहीं है ये बातें आप पढ़ेंगे नहीं खुद से, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इन सेक्शंस में वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। नाउ वी हैव विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 396, प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी 357A 357B। ठीक है, तो बोला गया जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो विक्टिम्स हैं या उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम बनाएगी। क्या बनाएगी, एक स्कीम बनाएगी। कौन बनाएगा, किसको बनानी है, स्टेट गवर्नमेंट को बनानी है स्कीम, किसके साथ मिलकर, इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। किस पर्पस के लिए, कि भाई विक्टिम्स को या उनके डिपेंडेंट्स को जो कि जिनको लॉस हुआ है, जिनको इंजरी हुई है, जो क्राइम से सफ़र किए हैं या जिनको रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता है, उनको जो कॉम्पनसेशन है उसको देने के लिए। बहुत बार देखो क्या होगा, जो
ऑफेंडर से आप कंपनसेशन ले पाओगे वो नहीं होगा सफिशिएंट। तो स्टेट गवर्नमेंट विल मेक अ स्कीम ऑफ इट। भाई देखो, स्टेट की जवाबदारी थी कि मैं इस स्टेट में सुरक्षित रहूं। इट वॉज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक मी फील सेफ because I am abiding the rules, I am paying the taxes. So it is the duty of the government to make me safe. इसीलिए मेरे जगह पर प्रोसिक्यूशन कौन कर रहा था? पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब। तो स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि आपको एक स्कीम बनानी है जिसमें आप फंड्स प्रोवाइड करने की बात करेंगे, किनको? जो भी विक्टिम्स हैं, कि उनको कॉम्पनसेशन दिया। तो जब भी कोर्ट के द्वारा रिकमेंडेशन किया जाएगा कि भाई एक विक्टिम को कॉम्पनसेशन देना है या उसके डिपेंडेंट्स को कॉम्पनसेशन देना है, तो ये कॉम्पनसेशन कितना देना है ये कौन डिसाइड करेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA और द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी SLSA। ठीक है। क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन, कि कितना कॉम्पनसेशन देना है, कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, इट विल बी डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये डिसाइड करेंगे कितना कॉम्पनसेशन। रिकमेंड कौन करेगा? रिकमेंड करेगा कोर्ट। भाई जिस कोर्ट में ट्रायल चला है, जिस कोर्ट ने कन्विक्शन किया है, या हो सकता है कन्विक्शन भी ना किया हो, बहुत बार कन्विक्शन, ये तो पता है हमें, भाई देखो ये हो सकता है हमें पता लग जाए कि ऑफेंस कमिट हुआ है, दिस पर्सन इज द विक्टिम, इसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है, बट अभी तक अक्यूज का पता ही नहीं लग पाया है इस व्यक्ति को, लेकिन इस विक्टिम को तो अभी रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता है, अभी उसको कॉम्पनसेशन की ज़रूरत है। तो उसको कॉम्पनसेशन जो है कोर्ट रिकमेंड करेगा और फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है क्वांटम ऑफ कंपनसेशन, कि कितना कंपनसेशन दिया जाए, ये डिसाइड करेंगे। और कैसे डिसाइड करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम बना के रखी है उसी से ये डिसाइड होगा। दिस इज ऑल दैट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस सेक्शन 396। इससे ज़्यादा जो है और इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि हाँ आप उसको भी देख सकते हैं कि अगर कोई ट्रायल नहीं होता है तो कंपनसेशन जो है वो कितने दिन के अंदर डिसाइड करनी है? 2 महीने के अंदर डिसाइड करनी होती है। एक्सीडेंट अटैक विक्टिम्स के लिए भी, सभी के लिए। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच रिकमेंडेशन अंडर सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 में मतलब क्या है? भाई ये तो पता लग गया कि ऑफेंस हुआ है, लेकिन ऑफेंडर को अभी तक ना ट्रेस किया जा चुका है ना आइडेंटिफाई किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, और कोई ट्रायल हुआ ही नहीं है। क्यों ट्रायल नहीं होगा? भाई ट्रायल इसलिए नहीं होगा, ट्रायल इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई ऑफेंडर पता ही नहीं लगा है। जब तक ऑफेंडर पता नहीं लगेगा तो उसके अगेंस्ट कैसे आप ट्रायल स्टार्ट करेंगे? ट्रायल तो जो है ऑफेंडर का होता है, ऑफेंडर का पता ही नहीं लगा है, तो ऐसे में ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ तो ट्रायल कोर्ट रिकमेंडेशन भी नहीं कर सकता है कंपनसेशन की। तो ऐसे केसेस में कंपनसेशन कैसे मिले विक्टिम को? तो बोला गया जो विक्टिम है वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं, किसको? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को डायरेक्टली। दे कैन मेक एप्लीकेशन टू दीज अथॉरिटीज डायरेक्टली। रिकमेंडेशन की अब जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रायल कोर्ट ही नहीं है। और ऐसी एप्लीकेशन को कितने टाइम के अंदर? 2 महीने के अंदर अंदर ऐसी अथॉरिटीज को डिसाइड करना होगा। दिस क्लियर? ठीक है। और अगर अथॉरिटीज को ये लगता है, सबसेक्शन 6 है, अथॉरिटीज़ को ऐसा लगता है कि भाई ये किसी मतलब किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और इनको फर्स्ट एड फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो फर्स्ट एड फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने की जो है कोशिश की जाएगी कि उनको ये बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। ठीक है। जिसके लिए सर्टिफिकेट किससे मंगाया जाएगा? जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रहेगा उस एरिया का, कंसर्न्ड एरिया का, उससे एक सर्टिफिकेट मंगाया जाएगा कि भाई दे रिक्वायर दिस मेडिकल बेनिफिट और फर्स्ट एड फैसिलिटी। तो अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऐसा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, देन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डालसा या सालसा बोलते हैं, तो डालसा या सालसा क्या करेंगे? उनको ऐसा बेनिफिट जो है प्रोवाइड करेंगे। दिस क्लियर और नॉट? अब ये जो कंपनसेशन यहाँ दिया जा रहा है, इट इज़ एन एडिशन टू सेक्शन 65, 70, 124 सबसेक्शन 1 ऑफ बी। भाई जो रेप विक्टिम्स सेक्शन 65, 70, जो एसिड अटैक विक्टिम्स
124 सबसेक्शन 1, उनको जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है, उनको जो पेमेंट किया जाता है, बीएनएस में ही उसकी व्यवस्था की गई, पे किया जाएगा। फाइन में से जो भी रिकवर किया जाएगा उसको पे किया जाएगा। होल जो भी पूरा अमाउंट है, पूरा का पूरा अमाउंट इनको पे किया जाएगा। ये उसके एडिशन में होगा, ये कॉम्पनसेशन जो यहाँ दिया जाएगा। अब यहाँ पर 397 है, 397 टॉक्स अबाउट ट्रीटमेंट्स ऑफ विक्टिम। मैं बता रहा हूँ ये सारे सेक्शन सीधे सीधे आते हैं। ट्रीटमेंट्स ऑफ विक्टिम कहाँ दिया है? 397 में दिया है। पहले भी ये 357C हुआ करता था, सीधा सीधा पूछा जाता था, सीधे सेक्शन नंबर और कुछ नहीं। तो जो रेप विक्टिम्स हो गए, एसिड अटैक विक्टिम्स हो गए, या जो पॉक्सो से रिलेटेड चिल्ड्रन है, जो विक्टिम है सेक्सुअल अब्यूज़ के, उनको हर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल, चाहे वो किसी लोकल बॉडी के द्वारा गवर्न किया जा रहा हो या किसी भी व्यक्ति के द्वारा गवर्न किया जा रहा हो, वो तुरंत के तुरंत फर्स्ट एड फैसिलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे ऐसे विक्टिम्स को। ठीक है। तो 398 इज देयर, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। अब भाई जो विटनेस हैं उनको डिसऑर्ड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, अक्यूज्ड हमेशा आतुर रहेगा, ऑफेंडर हमेशा मौका देखेगा कि विटनेसेस को क्या किया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए, ताकि उनको डिसऑर्ड किया जा सके कि वो एविडेंस ना दें। तो उनके प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होगी, विटनेसेस के प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये ड्यूटी डाली गई है कि वो एक वो क्या करेंगे, एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनाएंगे जिससे विटनेसेस का प्रोटेक्शन जो है इंश्योर किया जा सके। किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है? ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर एंड नोटिफाई अ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर द स्टेट विद अ व्यू टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस। नाउ वी हैव कॉम्पनसेशन टू पर्सन्स ग्राउंडलेसली अरेस्टेड। अब देखो जरा, एक व्यक्ति जो है पुलिस से किसी दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट करवा देता है। वन पर्सन इंड्यूसेस पुलिस टू अरेस्ट अनदर पर्सन, और मैजिस्ट्रेट को सुनने के बाद यह पता लगता है कि कोई ग्राउंड नहीं था कि अरेस्ट किया जाता। तो ऐसे में वो जो मैजिस्ट्रेट है वो कॉम्पनसेशन ऑर्डर कर सकता है कि 1000 रुपये तक का कॉम्पनसेशन जो है उस व्यक्ति को दिया जाए फॉर लॉस ऑफ हिज टाइम एंड एक्सपेंस। ठीक है, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उस व्यक्ति को कॉम्पनसेशन दिया जाए। किसके द्वारा दिया जाएगा? पुलिस के द्वारा नहीं, उस व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति के कहने पर ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। इज दिस क्लियर और नॉट? बताइए जरा। अरे भाई बात समझ आई 399 की या नहीं? 1000 रुपीज। ठीक है। और अगर 1000 रुपये नहीं दोगे तो फिर 1000 रुपये नहीं दोगे तो 30 दिन की जेल भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर? 30 दिन की जेल भी हो सकती है। 30 दिन के पहले दे दोगे पैसा तो बहुत बढ़िया, छोड़ देंगे, पहले छोड़ देंगे। ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केस। अब देखो जरा, जब कॉग्निजेबल केसेस होते हैं वहां पर तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब आ गए, वो केस को आर्ग्यू कर रहे हैं, वो केस का चार्ज लिए हुए हैं, वो कंडक्ट कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस होंगे उसमें प्राइवेट कंप्लेंट की जाएगी, कंप्लेनेंट अपना एडवोकेट हायर करेगा, उसके 10 खर्चे होंगे, वो सब खर्चे किसको उठाने पड़ेंगे? कंप्लेनेंट को। तो एक तरीके से ये प्राइवेट केस हो गया है, वैसा हो गया जैसा कि एक सिविल सूट होता है। तो सिविल सूट में क्या किया जाता है? कॉस्ट दी जाती है, जो पार्टी जीतती है उसको कॉस्ट मिलता है दूसरी पार्टी से, जनरली ये होता है। तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस में कोर्ट को ये पावर है कि वो कॉस्ट अवॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज क्रिमिनल केसेस में कॉस्ट का क्या काम? कॉस्ट जो है अवॉर्ड नहीं किए जाते हैं जनरली, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल केसेस में कोर्ट चाहे तो कॉस्ट जो है अवॉर्ड कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट भी कर सकता है, अपीलेट कोर्ट के पास भी पावर है, और ये पावर सेशंस कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है, जब वो रिवीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं या अपीलेट कोर्ट के तरीके से काम कर रहे हैं। ये बात सभी को समझ आई या नहीं आई? दिस क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया। अब देखो जरा 401 बहुत बारी आ गया हमारे सामने। पावर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन।
जब भी किसी व्यक्ति को किसी ऑफेंस का कन्विक्ट पाया जाता है, कोर्ट रिकॉर्ड करता है यस यू हैव कमिटेड द ऑफेंस, देयर इज कन्विक्शन इन द केस, तो कोर्ट को जो है, या तो वो अगर वो वारंट केस है या वो समन्स केस है, वो सॉरी सेशंस ट्रायल है, अगर वो सेशंस ट्रायल है और वारंट केस है तो उनको किस पे सुनना होता है? क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुनना होता है, रीहियरिंग करनी होती है। और रीहियरिंग में दे हैव टू हियर द अक्यूज्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस कि आपको कितनी सजा दी जानी चाहिए, इसके ऊपर सुना जाता है अक्यूज्ड को। और इसको सुनने से पहले आपको यह कंसीडर करना पड़ता है कि 401 में आप प्रोसीड करेंगे या नहीं। अगर 401 में प्रोसीड नहीं करते हैं तभी आप क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, अदरवाइज आपको क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे बढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने 40 को फॉलो कर लिया है। 40 बात करता है दो चीजों, या तो आपको प्रोबेशन फॉर गुड कंडक्ट छोड़ा जा सकता है, या फिर आपको एडमोनिशन के बाद छोड़ा जा सकता है। तो एडमोनिशन तो सीधा सीधा सा है कि भाई मान लीजिए कहीं पर थेफ्ट हुआ है, कहीं डिसऑनेस्ट ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है, जहां पर सजा 2 साल से ज्यादा की नहीं होती है, ऐसे ऑफेंसेस वो सर्टेन ऑफेंसेस हैं जिन केसेस में मान लीजिए सजा 2 साल से ज्यादा की नहीं है, थेफ्ट वाले ऑफेंसेस हो गए, थेफ्ट इन बिल्डिंग हो गया, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, ये ऑफेंसेस हैं। तो ऐसे में सजा देने के बजाय कोर्ट देखता है कि अपराध ऐसा है कि इसके लिए सजा नहीं दी जानी चाहिए, केस ऐसा है, ही इज द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, ही इज नॉट कमिटेड एनी अदर ऑफेंस, तो कोर्ट सजा देने के बजाय डांट फटकार देगा उसे, एडमोनिशन, भर्त्सना बोलते हैं हिंदी, करेगा और उसके बाद उसको छोड़ देगा। तो दिस इज एडमोनिशन, समझ में आ गया। व्हाट इज प्रोबेशन? तो प्रोबेशन 3 लोगों पर लागू होता है, अगर आप 3 कैटेगरीज में आते हैं तो आपके ऊपर लागू हो जाए। बोला गया यू आर अ वुमेन and the offense that you have committed is not punishable with death or life imprisonment. आपने जो अपराध किया वो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है, आप वुमेन। दूसरा, यू आर अ मेल पर्सन बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज, आप मेल पर्सन है और 21 साल से नीचे हैं और आपने जो ऑफेंस किया है इट इज नॉट पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब विमेन के लिए और 21 साल से नीचे मेल के लिए एक ही प्रोविजन हो गया कि उन्होंने डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल ऑफेंस कमिट नहीं किया है। या फिर यू आर अ मेल अबव 21 ईयर्स ऑफ एज और आपने जो ऑफेंस कमिट किया है उसकी सजा जो है 7 साल से ज्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 7 ईयर्स, 7 साल तक की है। तीनों ही केसेस में द कोर्ट कैन प्रोसीड विथ प्रोबेशन। आपको सजा देने के बजाय वो आपको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पर रिलीज कर सकते हैं और बोलेंगे कि एट अ लेटर स्टेज यू मे रिसीव सेंटेंस। और ये बॉन्ड जो है कितने पीरियड के लिए लागू रहेगा आपका? छोड़ा गया 3 साल तक के लिए जनरली होता है। कितने टाइम के लिए होगा? 3 साल तक के लिए। तो भाई अगर 3 साल के अंदर आप दोबारा से कभी मतलब ऐसा लगता है कि आप गुड कंडक्ट मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आपको बुला लिया जाएगा, सजा दे दी जाएगी। और अगर आप मेंटेन करे रहोगे प्रोबेशन फिर तो आप छूट ही गए। इज दिस क्लियर और नॉट? कौन से लोगों के ऊपर लागू होता है वो मैंने आपको बता दिया। 3 तरीके के लोग हैं। मेल अबव 21 ईयर्स तो 7 साल से नीचे तक की सजा वाले अपराध। 21 ईयर्स मेल नीचे है, मतलब मेल जो है वो 21 ईयर्स से नीचे है, या वुमेन है, वुमेन किसी भी एज के, उन्होंने जो अपराध किया है वो डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है, मतलब बाकी सारे ऑफेंसेस उनको गुड प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ा जा सकता है। हाँ, कोर्ट को ये जरूर देखना होता है कि भाई कोर्ट सिचुएशन क्या है आखिर केस की, और जहां पर कोर्ट को ऐसा लगे कि सिचुएशन ऐसी है कि ये इन कैटेगरीज में तो आते हैं लेकिन इनको प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, तो ऐसे में उनको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हर केस जहां पर प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है और आप प्रोबेशन का यूज नहीं करते हैं तो आपको जजमेंट में ये लिखना पड़ता है कि क्यों आपने इस केस में इस्तेमाल नहीं किया प्रोबेशन का। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, जजमेंट में लिखा रहता है हर जगह, रीहियरिंग के बाद तुरंत लिखा रहेगा that you are not
प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 401, वहां पर रीजन लिखेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट, बताइए ज़रा। यही सारी बातें जो हैं आपको ध्यान रखनी है 401 के अंदर, और जिससे ज़्यादा कुछ है नहीं है। अब एक बात जो और, हाँ, मिसलिनियस बात जो आप याद रख सकते हैं वो ये याद रख सकते हैं, 401 का जो ऑर्डर होता है, चाहे वो प्रोबेशन का हो, एडमोनिशन का हो, ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास पास नहीं कर सकता। और जब भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को ऐसा लगता है प्रोबेशन पर या एडमोनिशन पर छोड़ना है, वो तुरंत के तुरंत इस केस को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ट्रांसफ़र कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, सबमिट कर देंगे, और फिर जो है वो जो है इस पर डिसीजन। इज क्लियर और नॉट, बताओ ज़रा। ये प्रोबेशन का ऑर्डर कितने टाइम तक के लिए वैलिड होता है, कौन बताएगा? मंतशा, प्रोबेशन का ऑर्डर कितने टाइम तक के लिए वैलिड होता है? अनम्यूट योरसेल्फ। कितने टाइम तक के लिए प्रोबेशन का ऑर्डर वैलिड होता है? 3 साल तक के लिए। कितने टाइम तक के लिए? 3 साल तक के लिए। 21 साल का मेल पर्सन है, कितने साल से ऊपर की सजा पे ये लागू नहीं होगा? 7 साल से ऊपर की सजा पे लागू नहीं होगा। एडमोनिशन कहाँ कहाँ होता है? थेफ्ट हो गया, थेफ्ट इन बिल्डिंग हो गया, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, जहां पे सजा 2 साल से ज्यादा की नहीं है, ऐसे केसेस में एडमोनिशन से भी छोड़ सकते हैं। एडमोनिशन में कोई बॉन्ड वॉन्ड वगैरह नहीं रहेगा। प्रोबेशन का मतलब ये होता है कि अभी आपको आपके व्यवहार पे आपको छोड़ रहे हैं कि आप अगर आगे कंडक्ट ये मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको बुलाया जाएगा, आपको सजा दे देंगे। तो आपको ये पीरियड होगा, ऐसा तो नहीं होगा ज़िंदगी भर के लिए हो, ज़िंदगी भर के लिए अच्छा व्यवहार मेंटेन करके रखना है, वैसे तो करके रखना चाहिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, 3 साल तक के लिए वैलिडिटी। अच्छा, इसके पहले भी मैं ऐसे वैलिडिटी की क्वेश्चन पे आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, जहाँ पे एड्रेस नोटिफाई करना पड़ता है, सेक्शन 394 ऑर्डर से जस्ट और जजमेंट वाले का तीसरा सेक्शन 394, 92 से स्टार्ट होता है, 92, 93, 94, 94 आपको एड्रेस नोटिफाई करने को पड़ते हैं। कब? जब आप प्रीवियसली 3 साल से ऊपर वाले ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो चुके हो, जैसा कि हमने प्रीवियस कन्विक्शन में बहुत बार जान लिया है, आपको एनहेंस्ड पनिशमेंट मिलता है। तो उससे पता गया था कि आप आदतन अपराधी हो, आप अपराध लगभग करते रहते हो, तो आप अपना एड्रेस बता के जाइएगा। आप जब जहाँ रहिएगा, जेल से निकलने के बाद जहाँ रहिएगा, वो सारे एड्रेसेस आपको बताने पड़ेंगे। जब भी आप एड्रेस चेंज करेंगे आपको नोटिफाई करते रहना पड़ेगा। कितने साल तक नोटिफाई करते रहना पड़ेगा मानसी? स्वाति, कितने टाइम तक नोटिफाई करते रहना पड़ेगा? 5 साल तक नोटिफाई करते रहना है। कितने साल तक नोटिफाई करते रहना है? 5 साल। यही देखो प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन बनते हैं कि आपने याद कर लिए, छोटे छोटे से डेटा हैं जो है ना, आपका काम बन गया। ठीक है, चलिए ज़रा आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो 402 जो है वो मैंने कहानी आपको बता दी, 402 की भी मैंने कहानी आपको बता दी है, ऐसा नहीं है 402 नहीं बताया मैंने, 402 भी बता दिए। अच्छा, इसका लास्ट सेक्शन भी देख सकते हैं आप। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट दी प्रोविजंस ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, क्योंकि जो जेजे एक्ट में होता है, जेजे एक्ट में अगर 18 साल से नीचे का कोई चाइल्ड है तो उसको जेजे एक्ट के हिसाब से डील किया जाता है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर प्रोबेशन की अलग से बात करता है, तो उसको अफेक्ट नहीं। यहाँ पर देखो वही लिखा है, जहाँ पर आप 401 में नहीं बढ़ते हैं या फिर जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत काम नहीं करते हैं, तो आपको स्पेशल रीजंस लिखने पड़ेंगे कि क्यों आखिर आप ऐसा नहीं, और स्पेशल रीजन नॉट फॉर नॉट हैविंग डन सो, क्यों आपने ऐसा नहीं किया, क्यों आपने 401 में नहीं छोड़ा। ये केस कवर होता है 401 में, लेकिन आपने क्यों नहीं छोड़ा, आपको स्पेशल रीजन जो है लिखने पड़े। 403 बताता है कि कोर्ट ने एक बार जजमेंट दे दिया, अब इस जजमेंट को ऑल्टर नहीं किया जा सकता है, इसका कोई रिव्यू नहीं हो सकता है। देखो हाथ दिखाता हूं मैं आपको शब्द जो इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट शैल अल्टर और रिव्यू। ये रीजन है, बोलते हैं ना, जो आपका क्रिमिनल लॉ है, बीएनएसएस है, उसके अंतर्गत रिव्यू नहीं होता है, अपील है, रिवीजन है। जब आप सीपीसी पढ़ने जाएंगे, सिविल प्रोसीजर पढ़ेंगे, तो सिविल प्रोसीजर में आपको रिव्यू मिलेगा। रिव्यू मतलब होता है एक कोर्ट अपने ही जजमेंट को दोबारा से देखे,
सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है, हाई कोर्ट के पास भी पावर है, हर एक कोर्ट के पास ये पावर होती है, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट के पास ये पावर नहीं है अपने जजमेंट को रिव्यू करने की। रिवीजन हो सकता है, सुपीरियर कोर्ट रिवीजन करेगा, अपील हो सकती है, अपील सुपीरियर कोर्ट में आप अपील फाइल कर सकते हैं, बट देयर कैन नॉट बी रिव्यू ऑफ द जजमेंट। ठीक है, वही बात आपकी 403 से निकल करके आती है कि रिव्यू नहीं होता है। क्या एक्सेप्ट, हाँ कुछ चीज़ों में कर सकते हो आप। किस बात को किस बात के लिए कर सकते हो? एक्सेप्ट टू करेक्ट अ क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एरर। क्लैरिकल अर्थमेटिकल एरर के लिए कर सकते हो। आपने बोला कि इस ऑफेंस, आप मान लीजिए वो 3 ऑफेंसेस के लिए लायबल है, ऑफेंस ए बी सी। ए के लिए आपने 3 साल की सज़ा, एक के लिए 2 साल की सज़ा, एक के लिए 1 साल की सज़ा। तो आपने टोटल सज़ा होनी चाहिए थी 6 साल की, आपने लिख दिया टोटल सज़ा होगी अब 5 साल की। अर्थमेटिकल है। फाइन, हर एक ऑफेंस के लिए अलग अलग फाइन लिखा आपने, उसको जोड़ा तो अलग फाइन लिख दिया, तो अर्थमेटिकल एरर है। इसके लिए सज़ा, तो इसके लिए जो है चेंजेस वगैरह किए जा सकते हैं, ऑल्टरेशन तब हो सकता है। चलिए ज़रा, कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू अक्यूज्ड और अदर पर्सन, तुरंत के तुरंत दी जाएगी, इमीडिएटली आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जानी है, ये बात सभी को पता ही होगी, है ना। साइन की जाएगी। अच्छा, साइन करने से पहले, ये इसके लिए मैं 403 के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। साइन करने से पहले जो है, आपने साइन कर दिया, उससे पहले जो है आपके पास लोकस पोटेंशिया ही बोलते हैं इसको, द चांस ऑफ गोइंग बैक, दैट कैन बी यूज्ड बिफोर दैट। वंस दे इट इज साइंड, फाइनल ऑर्डर जो है हो गया है। साइन का मतलब ये नहीं कि साइन आपने करके अपने पास रख लिया, भाई साइन करके अपने पास रखे रहोगे तो उसको तो वापस कर ही सकते हो, खुद के पास है। आपने साइन करके कोर्ट के पास सामने रख दिया है, इट हैज़ बीन प्रोनाउंस्ड, अब उसको रिकॉल नहीं कर सकते। फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी जजमेंट की कॉपी, ठीक है, इमीडिएटली देनी है। और सर्टिफाइड कॉपी, अगर कोई बोलता है कि सर्टिफाइड कॉपी चाहिए उसको, तो सर्टिफाइड कॉपी जजमेंट की जो है एप्लीकेशन लगाने पे दी जाएगी, और उसमें थोड़ी बहुत जो भी टाइम जो लगता है, वो टाइम जो है जब आप अपील वगैरह के लिए टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए कभी कभी इसको क्या करते हैं, एक्सक्लूड करने के लिए किया जाता है। और ये सर्टिफाइड कॉपी भी जो है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, किसको? अक्यूज। ऑन एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज, सर्टिफाइड कॉपी के लिए भी ये प्रोविजन गिवन फ्री। आगे बढ़िए। जजमेंट व्हेन टू बी ट्रांसलेटेड। अब भाई मान लीजिए जिस जो प्रोसीडिंग्स वगैरह हुई हैं और जो रिकॉर्ड है जजमेंट का, वो ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ में फाइल किया जाएगा। और अगर कोई पार्टी रिक्वायर करती है कि भाई इस जजमेंट को ट्रांसलेट किया जाना है, तो ऐसे ट्रांसलेटेड जजमेंट को भी क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड में बाद में शामिल किया जाएगा। ट्रांसलेशन उसका किया जाएगा कोर्ट की लैंग्वेज में, दूसरे लैंग्वेज में था, अभी उसको कोर्ट की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया जाएगा और फिर उसको रिकॉर्ड में शामिल कर दिया जाएगा। द ओरिजिनल जजमेंट शैल बी फाइल्ड विद दी रिकॉर्ड, ओरिजिनल जजमेंट को रिकॉर्ड के साथ फाइल करना है। वेयर दी ओरिजिनल जजमेंट इज रिकॉर्डेड इन अ डिफरेंट लैंग्वेज फ्रॉम द कोर्ट। भाई हिंदी में कोर्ट काम करते हैं, जो जज हैं उन्होंने इसको इंग्लिश में लिख लिया है, तो फिर उसकी एक ट्रांसलेशन कॉपी, ट्रांसलेटेड कॉपी जो है, अगर पार्टीज बोलें तो ट्रांसलेटेड कॉपी जो है रिकॉर्ड के साथ में। अब जब भी कोर्ट ऑफ सेशन हो गया या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गया या मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स हो गए, ये जब भी किसी व्यक्ति को सजा देंगे, सेंटेंस करेंगे, तो उसकी एक कॉपी तुरंत के तुरंत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को जरूर भेज दी जाएगी, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो ट्रायल किया गया है। ठीक है, इस 406 नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आता नहीं है एग्जाम में। और कोई से भी सेक्शंस नहीं आते हैं, जो सेक्शंस आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। 392 लाइकली टू बी आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है। और जो आपका 394 है, ये कभी कभी पूछा जाता है। 395, 96, 97, 98 देर आर ऑल इम्पॉर्टेंट। 399 कभी कभी पूछा जाता है। 400, 401 दे आर इम्पॉर्टेंट। बाकी 403 आपको पता होना चाहिए, अदर सेक्शंस आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव चैप्टर 30। चैप्टर 30, सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन। अगर आपको बिल्कुल इनिशियल क्लास याद आ रही है,
वेरी द इनिशियल क्लास, ठीक है। और आपको जो पावर्स ऑफ कोर्ट थी चैप्टर 3 डेल्ट विथ पावर्स ऑफ कोर्ट, वहां पर अगर आपको सेक्शन 22 ध्यान हो तो हाई कोर्ट की और सेशन कोर्ट की पावर लिखी हुई थी। तो हाई कोर्ट के पास पावर है कोई सा भी सेंटेंस पास करने की। सेशन कोर्ट पे बात आई तो बोला कि सेशन कोर्ट को भी हर एक केस पास करने की, हर एक सेंटेंस जो है इंपोज करने की पावर है, लेकिन जब भी वो डेथ सेंटेंस इंपोज करेंगे इट विल बी सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के लिए कंफर्मेशन के लिए होगा। तो उसी के रिगार्डिंग चैप्टर 30 है कि जब भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डेथ सेंटेंस सुनाएगा उसको कंफर्मेशन के लिए कहां भेजा जाएगा, हाई कोर्ट भेजा जाएगा, और उसके बाद ही उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सजा सुनाई और तुरंत फांसी पर लटका दिया, नहीं। क्या करो, आप कंफर्मेशन के लिए भेजो हाई कोर्ट कंफर्म करेगा, और हाई कोर्ट कंफर्म करने के बाद जो है वापस आपको रिपोर्ट करेगा और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। हाँ, अपील वगैरह होगी तो वो अलग बात है। अब भाई जब भी कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के पास में आएगा तो ये 2 जजेस के द्वारा, एटलीस्ट कितने जजेस की बेंच होगी, 2 जजेस की बेंच को क्या बोलते हैं हम, डिवीजन बेंच। ये तो पता है ना, डिवीजन बेंच, ठीक है। डिवीजन बेंच के द्वारा सुना जाएगा, मैंने बताया भी होगा एक बार पहले। फुल बेंच में कितने जजेस होते हैं स्वाति? 3 जजेस। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने जजेस होते हैं मानसी, आप बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने जजेस होते हैं? अनीश? 5 जजेस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने जजेस होते हैं? 5 जजेस मिनिमम है, उससे ज़्यादा जितने भी जजेस होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही कहलाएगी। फुल बेंच के लिए 3 जजेस, सिंगल बेंच में तो 1 ही जज होगा, डिवीजन बेंच में 2 जजेस, ठीक है। 4 वगैरह वाली कोई बेंच नहीं होती है, ठीक है। 3 के बाद सीधा 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑब्वियस सी बात है इस मैटर के लिए बैठेगी कि कोई पॉइंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, किसी भी चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिसाइड करने। चलिए सर, तो मैंने बोला कि 2 जजेस एटलीस्ट बैठेंगे, डिवीजन बेंच बैठा ली जाएगी, और 2 जजेस जो है उनके पास सारी पावर होंगी, वो और फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, और एविडेंसेस ले सकते हैं, फर्दर एविडेंसेस बुला सकते हैं, हर एक चीज़ की उनके पास में पावर होगी, और जो भी उनका फैसला होगा वो बता देंगे सेशन कोर्ट को, भाई एक्विटल करना है, कन्विक्शन ही रहने देना है, इसको चेंज कर दिया है, या हमने कंफर्म कर दिया है डेथ सेंटेंस को। ये सारी बातें जो है किसको करनी है, हाई कोर्ट को। अब मान लीजिए ये तो 2 जजेस हैं, अब ये 2 जजेस में से एक का डिसीजन अलग है, एक का डिसीजन अलग। एक बोलता है कि हाँ डेथ सेंटेंस हो जाना चाहिए, एक बोलता है नहीं डेथ सेंटेंस अवॉर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति के लिए बोला गया कि आप 3rd जज को रेफर कर दी, तीसरा जज भी बुला लीजिए, और फिर वो तीसरा जज जो है जो भी निर्णय देगा तो 2:1 की सहमति बन जाएगी, और उसके हिसाब से फिर निर्णय ले लिया जाए, ठीक है। अब जब आपको सबमिट किया गया था तो अब आप वापस भी करेंगे केस को, आपने जो भी निर्णय ले लिया है वो तुरंत के तुरंत जो आपका सेशंस कोर्ट है, सेशंस कोर्ट को ऐसा वापस करा जाएगा। फिजिकली भी वापस कर सकते हैं, पूरा खुद के फाइल भेज दीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, आजकल एडवांस हैं हम, इलेक्ट्रॉनिकली भी ये सारी बातें भेजी जा सकती हैं। कॉपी वगैरह करिए, ऑर्डर को मेल कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्ड कर दीजिए। इज दिस क्लियर और नॉट? सेक्शन आपको याद रखना है, 2 जजेस जरूरी होते हैं, ठीक है। तो फिर अब इसी बात है, हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट के पास में पावर क्या होगी? हाई कोर्ट के पास में पावर क्या होगी कि फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, एडिशनल एविडेंस ले सकते हैं, ठीक है भाई। कंफर्म करने की पावर है, और कन्विक्शन को हटाने की भी पावर है। मे कंफर्म द कन्विक्शन और पास एनी अदर सेंटेंस, दूसरा कोई सेंटेंस पास कर सकते हैं, कन्विक्शन को ही पूरी तरीके से हटा सकते हैं, ठीक है, और उसका एक्विटल भी कर सकते हैं। कुछ भी जो है ऑर्डर जो लॉ के द्वारा किया जा सकता है, इट कैन बी डन बाय। 410 आपको याद रखना है, 2 जजेस जो है इसको सुनेंगे। अगर ओपिनियन जो है डिवाइडेड है, एक जज का ओपिनियन है हाँ, एक का है ना, तो ऐसे में एक 3rd जज को रेफर करा जाएगा
433 में ये लिखा हुआ है कि थर्ड जज को रेफर किया जाता है। मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि तीसरा जज जो है वो बुलाया जाए। प्रोसीजर, जब वो आपके केस सबमिट करे गए हैं तो आपने जो भी कन्फर्मेशन कर लिया है, अगर आपने कन्फर्मेशन कर दिया सेंटेंस का, तो आप बिना डिले के उस ऑर्डर को जो है कम्युनिकेट कर देंगे, फिजिकली सेंड करेंगे, या तो फिजिकली सेंड करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक सेंड करेंगे। एक कॉपी ऑर्डर की अंडर द सील ऑफ द हाई कोर्ट किसको सेंड करेंगे? टू दी सेशंस। दिस क्लियर और नॉट? बताओ जरा। 412 तक, 410 याद रखना है, 410 आपको याद रखना है। पावर जो है वो आपकी 9 और 8 में दी गई है, तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। कन्फर्मेशन के लिए भेजा किस सेक्शन के अंतर्गत जाता है? दैट इज सेक्शन 407। 407 से लेकर के 412 तक मेरे समझ से आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। इज दिस क्लियर और नॉट? बताइए ज़रा। अब क्या करेंगे आप? रिवाइज कर 67 से 412 तक। आपको लग रहा होगा इतने सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है नहीं। मैं आप अगर लिखना चाहोगे, जो एग्जाम में कभी कभी पूछे जा सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको पता क्या होना चाहिए, ठीक है? आपको पता होना चाहिए 26 से बताना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आपको 367, 368 जनरली पता होना चाहिए कि ऐसे केसेस में आप प्रोसीडिंग को पोस्टपोन कर देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? 373 पता होना चाहिए कि जजमेंट जो भी आएगा उस जजमेंट में ये जरूर लिखा होगा कि ये एक्ट अनसाउंड माइंड पर्सन द्वारा किया गया है या नहीं किया गया। एक्विटल हो रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन आपको ये जरूर बताना पड़ेगा कि ये एक्ट अनसाउंड माइंड व्यक्ति ने किया था या नहीं किया। फिर आपका 379 से 382 तक तो है ही है चीज़ें, वो तो सारी इंपॉर्टेंट है। 87, 91 तक ये सारी वहाँ पर सेक्शंस लगभग सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है, मेंस का नहीं बनेगा। मेंस अगर आप लिखने जाओगे 215 एक बी को लिखोगे तो 379 को थोड़ा सा जिक्र कर दोगे बस, मेंस में इसके अलावा और कुछ नहीं लिखोगे। 379 का क्या कर दोगे? जिक्र कर दोगे। लेकिन इंटरव्यू हो गया, आपका प्रीलिम्स हो गया, इसमें ये चैप्टर 28 जो है वो पूछा जाता ही है। 29 पे आइए। 29 में आपका 392 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में 395 टाइमलाइन की वजह से, इसके बाद आपका 395 से लगा करके 401 तक सारे सेक्शंस, फिर 403, ठीक है? फिर आपका 407 एंड 4010, बस इतने ही सेक्शन एक तरीके से इंपॉर्टेंट। बाकी और इन सेक्शंस में है क्या? कुछ ऐसा है नहीं, सारी ऐसी बातें जो बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक है नेचर, ठीक है? कल जो है हम अपील्स करेंगे, ट्राई करेंगे कि हम अपील्स को कंप्लीट कर लें। बहुत आसान सी बात है, एक टेबल बस तैयार करना है कि कहाँ अपील होनी है, कितने से कितने सेंटेंस होगा तो कहाँ जाओगे आप अपील करने, कितनी सजा है तो कहाँ अपील करने जाओगे, यही सारी बातें देखनी है। अपील में क्या पावर होती है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, सेशन कोर्ट की, ये सारी पावर देख लोगे। और उसके बाद हम रिवीजन को थोड़ा सा देख लेंगे, रेफरेंस क्या होता है, रिवीजन क्या होता है, रेफरेंस और रिवीजन में डिफरेंस क्या होता है। तो हम ट्राई करेंगे कल चैप्टर 31 एंड 32 ये हमारा कवर हो जाए। फिर उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो है हमारा बेल से रिलेटेड। बेल से रिलेटेड हालांकि बीच बीच में एक दो सेक्शंस और हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको आपको ऐसे ही बता दूंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है? चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट राइट नाउ डू लेट मी नो। अभी आपका कोई डाउट है